हेलो, नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और मैथ की क्लास में, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। आज हमारी तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लासों में भी हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं और आज की क्लास में भी मैं कुछ पीवाईक्यू लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे, इसके पीछे के लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का। क्वेश्चन में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इज द सेम, यानी कि दो वस्तुएं हैं, उनका विक्रय मूल्य सेम है। ए बी किसी चीज़ को बेचता है तो उसी रेट पे बेचता है जिस रेट पर बी बेचता है। देयर कॉस्ट प्राइसेस आर इन द रेशियो ऑफ 5 और 3। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 125 वाइल आर्टिकल बी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 75। यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5:3। कितना दे रखा है? 5:3। और क्या बोला है कि ए 125 के लॉस पे बेचता है और बी 75 के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि लाभ पे बेचता है। Both article are marked 40% above their respective cost price. What is the discount allowed on article A? यानी कि जो दोनों का कॉस्ट प्राइस था पहले, उन पर 40% बढ़ाकर बेचा। बढ़ाकर बेचने पर फिर हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट, जो बढ़ा के प्राइस किया था 40%, वो जो मार्क्ड प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया, उस पर कितना डिस्काउंट, कितनी छूट दी है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। इससे पहले हम पीछे का थोड़ा सा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या होता है विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य। यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, यानी कि लाभ और हानि की। लाभ कब होगा? एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो हमने एक कोई भी चीज़ है वो 10 रुपए में खरीदी और वो बेच दी कितने में? 15 में। तो 10 में खरीदी और 15 में बेची, तो 5 रुपए का हमें लाभ हुआ। इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जब हमें लाभ होता है तो एसपी हमारे सीपी से ज़्यादा होता है। एसपी सीपी से ज़्यादा होता है। तो लाभ के केस में एसपी सीपी से ज़्यादा होगा, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। और दूसरा, मान लो ये चीज़ 10 में ही खरीदी थी, 15 की जगह हमने बेची कितने में? 5 रुपए में। अब हमें क्या हुआ? 5 रुपए का लॉस, यानी 5 रुपए का नुकसान। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जब हमें नुकसान होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है? कम। तो हम जब लॉस निकालेंगे तो क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें से माइनस करेंगे जो कम है, यानी कि सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा लॉस, यानी कि हानि। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, लाभ और हानि, इन चारों में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन शो करते हैं एक दूसरे के लिए। तो अब हम समझेंगे वो क्या है। जैसे कि सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे था, देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या होगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे लॉस सीपी से घट जाएगा, यहाँ पे लॉस इधर आ जाएगा, यानी कि सीपी माइनस लॉस। तो ये एक रिलेशन होता है भाई। एसपी हम इतने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक दो तरीके भी और हैं जो मैं जब आपको चैप्टर वाइज
वीडियोस कराऊंगा, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा, तब आपको सारे तरीकों के बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन में बोला था कि सेलिंग प्राइस तो दोनों के सेम है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए विक्रय मूल्य ऑफ ए बराबर है विक्रय मूल्य ऑफ बी। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। फिर कॉस्ट प्राइस यानी उनका क्रय मूल्य कितने रेशियो में है? 5:3। कितने में? 5:3। कॉस्ट प्राइस ए का और कॉस्ट प्राइस बी का कितने रेशियो में है? 5:3। 5:3। आर्टिकल ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 125। जो आर्टिकल ए था वो हमने लॉस पे बेचा। कितने पे? 125 के लॉस पे। कितने के लॉस पे? 125 के लॉस पे। और दूसरा जो आर्टिकल बी था उसको 75 रुपये प्रॉफिट पर। कितने पर? 75 रुपये प्रॉफिट पर बेचा। फिर कहता है बोथ आर्टिकल्स आर मार्क्ड 40% अबव देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइस। फिर आगे जाके ये कहता है कि भाई जो इनके कॉस्ट प्राइस थे ना उनको 40% बढ़ाकर फिर हमने कुछ उसका अंकित मूल्य रख दिया और उस पर कुछ डिस्काउंट दिया होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमें जो दिया था, एक कंडीशन दी थी कि सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस से जब हम लॉस को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? बताइए भाई। सेलिंग प्राइस बताया था ना, ये समझाया था आपको। यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। दूसरा क्या रिलेशन था? कॉस्ट प्राइस में से जो लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस में जो लॉस हुआ उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे लॉस हुआ है, देखो 125 का लॉस हुआ है, जो भी चीज़ बेची होगी 125 का लॉस हुआ है। तो जो हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस है इसमें से यानी कि 5x माइनस 125 लॉस घटा दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। वैसे ही इसी तरफ कॉस्ट प्राइस कितना है? 3x। इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाया तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा तो सेलिंग प्राइस। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक बार और, ये देखो, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाया तो सेलिंग प्राइस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3x यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा तो कितना रह जाएगा भाई? 2x। और ये 125 यहाँ पे माइनस का है, वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा तो 75 में जुड़ के कितना हो जाएगा? 200। और 2 से यहाँ पे 200 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ये हमारे x की वैल्यू आई है, यानी कि जो यहाँ पे x था, रेशियो में था ना ये यहाँ पे। तो x की वैल्यू आने से हमारे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल आई। कॉस्ट प्राइस C जो A आर्टिकल का था वो कितना आ गया? 500। और इसका कितना आ गया? 300। ये तो कॉस्ट प्राइस आया है। इसने क्वेश्चन में बोला था कि 40% बढ़ाया गया है, इनको अंकित मूल्य 40% बढ़ा के हुआ है कॉस्ट प्राइस पर। तो इसको 40% बढ़ाएंगे। 500 का 40% कितना होता है? 200। तो इसमें 200 बढ़ाने पर जो मार्केट प्राइस है ए का वो कितना हो जाएगा? 200 बढ़ाने पर 700। और बी का कितना हो जाएगा? इस पर 40% बढ़ाएंगे, इसका कितना हो जाएगा? 40% 120। 300 पे 120 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 420। क्वेश्चन में फिर पूछा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल ए, यानी कि आर्टिकल ए पे कितना डिस्काउंट दिया था। देखिए आर्टिकल ए पर हमें नुकसान कितना हुआ था? 125 का नुकसान, मतलब कॉस्ट प्राइस में से घटाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितने में बेचा होगा। तो 500 में से 125 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 500 में से 100 गए 400, फिर 25 और गए 75, यानी कि 375। सेलिंग प्राइस कितना रहा था ए का? 375। और मार्केट प्राइस जो डिस्काउंट की इसने बात की है, छूट की जो बात की है ना, वो हम मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है? ए का 700। मार्केट प्राइस 700 है, सेलिंग प्राइस 375 है। कितने की छूट दी होगी? अगर इसको हम 400 मान लें पहले, तो 300 ये और 25 और ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 325। यानी कितने की छूट दी होगी? 325 की, यानी कि सी आंसर रहेगा। देखो ये कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले हम इसको 400 अज्यूम कर लेते हैं कि ये 400 है, ठीक है। 400 से 700 पे आने के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? 300 की जरूरत पड़ेगी सर।
और फिर 25 और रह गया, क्योंकि हमने तो इसे 400 माना था ना, 25 और रह गया तो 25 और इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 325। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना कितना है 325। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दें, मैं उसको जो कमेंट में आप क्वेरी डालेंगे वहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगा उस बात का। अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से। अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम्स कवर 30 किलोमीटर इन 6 आवर्स। यानी कि एक होता है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल चलते हुए एक नाव 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 घंटे में, अनुकूल में। ठीक है, आगे फिर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, यानी कि वही डिस्टेंस वही दूरी, यानी कि 30 किलोमीटर वापस आते टाइम अपस्ट्रीम में यानी धारा के प्रतिकूल। इट टेक्स 10 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम का हम बेसिक समझ लेते हैं कि क्या बेसिक है, ये धारा के प्रतिकूल और धारा के जो अनुकूल है वो क्या है। देखिए मान लो ये हमारा कुछ वाटर बॉडी है, यहाँ पे कोई बोट है, बोट की जो स्पीड है वो उस तरफ जा रही है बोट, और जो धारा की स्पीड है मतलब जो धारा की गति है वो भी, धारा का जो बहाव है वो भी उस तरफ ही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे जो धारा का बहाव है ना वो बोट को उसी तरफ ले जाएगा, क्योंकि बोट भी उसी तरफ जा रही है और बहाव भी उसके नीचे उसी तरफ जा रहा है। तो अगर हम बोट की स्पीड को x माने और बहाव की स्पीड को y माने तो जुड़ के जो धारा के अनुकूल चलती हैं तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर दूसरे केस में अगर जो धारा का जो गति है, जो धारा का जो प्रभाव है वो बोट की गति से, बोट के जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट हो जाए तो क्या करेगा, एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा यानी उसको रोकेगा, तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। उदाहरण लेके समझाता हूँ, अगर बोट की स्पीड 10 है, अगर भाव की स्पीड 5 है, तो ये दोनों जुड़ के जब धारा के अनुकूल चलेगी तो कितना हो जाएगा 15। अगर यहाँ पे बोट की स्पीड 10 है, अगर यहाँ पे भाव की स्पीड इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 है, तो यहाँ से घट के कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5, यानी कि धारा के प्रतिकूल स्पीड कितनी हो जाएगी 5 और यहाँ पे अनुकूल कितनी हो जाएगी 15। अगर हम इसे ध्यान से देखें, हमने बोट की स्पीड क्या मानी थी, नाव की स्पीड क्या मानी थी x, और भाव की गति या फिर स्पीड कितनी मानी थी y। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे अनुकूल और प्रतिकूल को, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का y है, प्लस का y है और माइनस का y है, ये दोनों कट जाएंगे और x और x कितना हो जाएगा 2x, यानी कि दोनों को जोड़ा, यहाँ पे 2x और इसको 2 से भी भाग कर दे, 2 से 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा। x हमारा क्या था, नाव की गति। और अगर इसको माइनस कर देते हैं अनुकूल और प्रतिकूल को तो क्या हो जाएगा, माइनस करने से यहाँ पे ये माइनस होगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस और माइनस y का प्लस हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 2y। इसको भी जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट के y आ जाएगा। y क्या था हमारा, भाव की गति। यानी कि हम क्या समझे, जो अनुकूल को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जब धारा का प्रवाह और जो बोट की गति होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम्स। तो इस चीज़ से हम क्या समझे जो हमने यहाँ पे करी है कि अगर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम इनको जोड़ के 2 से भाग करें तो हमारी आती है बोट की गति, ठीक है। और अगर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है, हमारा आता है तब भाव की गति। ये समझे आप लोग। अभी क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाते हुए यानी कि धारा के अनुकूल जाते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की जाती है। तो 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की जाती है। यहाँ पे दूरी दे रखी है, यहाँ पे समय है, क्या आएगा निकल कर, गति, चाल, स्पीड। तो स्पीड कितनी रही होगी डाउन स्ट्रीम की, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, कवरिंग द सेम डिस्टेंस, यानी कि वही दूरी अपस्ट्रीम में 10 घंटों में तय करती है। दूरी कितनी थी 30, समय कितना है 10, यहाँ पे कितनी स्पीड निकल के आई अपस्ट्रीम की 3 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड,
बोट की स्पीड कैसे निकलती है, मैंने समझाया था ना आपको। ये देखिए बोट की स्पीड, ये रही बोट की स्पीड, नाव की स्पीड, यानी कि डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम जोड़ के बटे में 2। तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और अपस्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम बटे में 2। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 5, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी 3 और डिवाइड बाय 2, तो 8 डिवाइड बाय 2। बोट की स्पीड कितनी आ गई 4, बोट की स्पीड कितनी आ गई भाई 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बड़ी बारीकी से जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको समझाए हैं नाव और इसके बॉटम स्ट्रीम के। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पार्टनरशिप पर। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद 8,000 6,000 आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट। यानी कि भाई ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए उस बिजनेस में 8,000 रुपये डालता है, बी उस बिजनेस में 6,000 रुपये डालता है। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि 8 महीने बाद बी बिजनेस छोड़ के चला जाता है। अगर बी का शेयर 4200 है तो ए का शेयर हमें ज्ञात करना है, यानी ए का प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है। पार्टनरशिप का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो प्रॉफिट बढ़ता है ना, वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ता है, निवेश के अनुपात में। भाई जितना निवेश किया, मान लो ए ने 2 निवेश किया, 2 पार्ट निवेश किया, बी ने 3 पार्ट निवेश किया, और दोनों का जो प्रॉफिट है वो 5 हुआ, तो दोनों के पार्ट मिला के 2 और 3 5, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे एक पार्ट की वैल्यू 1, तो 2 हिस्से मिल जाएंगे ए को, 3 हिस्से मिल जाएंगे बी को। मैं आपको समझाता हूँ। ये रहता हमारा पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रॉफिट रहता है हमारा टोटल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोले जो लाभ किस अनुपात में बटेगा, अनुपात जिस अनुपात में उन लोगों ने निवेश किया होगा, ठीक है, जिस अनुपात में निवेश किया होगा उसमें बटेगा। अब इसकी छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि मान लो किस ए ने, कोई ये पर्सन है ए, उसने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करे 3 महीनों के लिए, ठीक है, या फिर 4,000 रुपये इन्वेस्ट करे ए ने, और बी ने इन्वेस्ट करे 5,000 रुपये। बता सकते हो आप इनका निवेश का रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा। आप बोलोगे सर रेशियो लेना है 3 जीरो से 3 जीरो कट, यानी कि ए को 4 पार्ट मिलेंगे, बी को 5 पार्ट मिलेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि ए ने 4 महीने लगाए और बी ने 10 साल पैसा लगाया किसी बिजनेस में, तो आप बोलोगे सर इनका रेशियो अगर हम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो निकालना है, तो 2 पे कटेगा और 5 पे, 2:5, यानी कि 2 पार्ट इसको और 5 पार्ट बी को। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता, यहाँ पे हमें नहीं पता कि 4,000 रुपये जो ए ने लगाए थे वो कितने टाइम के लिए लगाए थे, बी ने लगाए थे वो कितने टाइम के लिए लगाए थे। यहाँ पे हमें टाइम दे रखा लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी। क्या पता ए ने यहाँ पे 4 मंथ्स में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जो कि बी ने 10 साल में ना इन्वेस्ट किया हो, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर दिया होता कि इसने 4 मंथ्स के लिए, इसने 5 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा निकल के आ जाता। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते क्योंकि रेशियो में है ना, यहाँ से और कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे 16 आ जाता और यहाँ पे 25। ये छोटा सा आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। बाकी डिटेल में, इन डिटेल जब मैं बताऊंगा, जब हम चैप्टर वाइज क्लासेस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे पार्टनरशिप को, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है भाई, ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने कितने पैसे लगाए 8,000, बी ने कितने पैसे लगाए 6,000। आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट, यानी कि बी 8 महीने तो रहा बिजनेस में, 8 महीने तो रहा, फिर चला गया। भाई 8 महीने तक
हर महीने बी ने 6,000 रुपये लगाए, निवेश करे और फिर चला गया, ठीक है। इफ़ बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज़ 4200 रुपये, यानी बी का शेयर हमें ऑलरेडी दे रखा है कि बी को टोटल प्रॉफिट में से 4200 रुपये मिलते हैं। क्वेश्चन में फिर पूछा है कि ए का शेयर बताइए, ए को कितना प्रॉफिट मिला होगा। अगर बी चला गया 8 महीने के बाद, तो ए ने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, बी ने, दोनों ने स्टार्ट किया था, तो ए तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक है, यानी कि इसने तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। अब जो रेशियो में जो कट रहा है वो काट लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 4 पे कट रहा है, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, फिर 3 पे कट रहा है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे सारा कट गया तो क्या रह जाएगा 1, यानी कि ए और बी का निवेश का जो रेशियो है वो आया है 1, और बी का शेयर हमें प्रॉफिट का दे रखा है कितना 4200 रुपये, यानी कि एक पार्ट जो बी का था वो दे रखा है कितना 4200 रुपये, तो दो पार्ट कितने हो गए 4200 और 4200 8400, बी का कितना आ गया 2 इंटू 4200 कितना हो जाएगा 8400। ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जहाँ पे बी के प्रॉफिट का, सॉरी ए के प्रॉफिट का शेयर पूछा था, इसका पूछा था ए का, तो क्या रहेगा 8400 आंसर, सी आंसर हमारा सही रहेगा। आया क्वेश्चन समझ। देखिए जो जितने भी क्वेश्चन हमारे आगे आते चले जाएंगे ना, मुझे लगता है कि अगर मुझे लगेगा कि मैंने इन क्वेश्चन का या फिर इस चैप्टर का बेसिक पिछली क्लासेस में नहीं बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ है, तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन एक्स टेक्स 6 आवर लेस देन ट्रेन वाई फॉर अ जर्नी ऑफ 1200 किलोमीटर, if the speed of y is 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ x, then what is the speed of train y। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक x ट्रेन है, वो 6 घंटे कम लेती है y से, वो 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, x भी कर रहा है और y भी कर रहा है, x उससे 6 घंटे कम लेता है। आगे बोला है कि जो स्पीड है y की और जो y की स्पीड है वो 10 किलोमीटर कम है किससे, x से। निकालना क्या है, फिर y की स्पीड बताएं, ये क्वेश्चन है। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, टाइम डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम डिफरेंस, कि ए जो है ना वो वाई से, सॉरी ए नहीं एक्स, एक्स ट्रेन है ना वो वाई से 6 घंटे कम लेती है, और दूरी दोनों ही, ये भी 1200 किलोमीटर, एक्स भी और वाई भी दोनों 1200 किलोमीटर की ही तय कर रही है। तो समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि समय गुणा दूरी सॉरी गलत लिखा गया, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड। यही फॉर्मूला हमारे तीनों चैप्टर में, जो टीएसडी है, बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, सब में यही काम आएगा। हमें यहाँ पे समय का डिफरेंस दे रखा है, तो समय का फॉर्मूला यानी टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम को यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि समय, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा डिस्टेंस, नीचे क्या आ जाएगा स्पीड, यानी कि दूरी और बटे में क्या चाल, तो ये फॉर्मूला रहेगा। तो लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस दूरी कितनी दे रखी है 1200, यहाँ पे भी 1200, यानी दोनों एक ही डिस्टेंस को तय कर रहे हैं। समय कौन कम ले रहा है, एक्स ट्रेन 6 घंटे कम ले रही है ना वाई से, तो एक्स जो ट्रेन है वही टाइम कम ले रही है, तो यहाँ पे जो कम टाइम है वो कम यहाँ पे रखेंगे और जो ज़्यादा वाला वो यहाँ पे रखेंगे, ताकि हम ज़्यादा से कम को माइनस कर सकें। तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, इसको यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई 6 का आ रहा है, कितना आ रहा है 6 का आ रहा है। और साथ में हमें दिया गया है कि वाई की स्पीड, यानी वाई की स्पीड जो है
वो 10 कम है किससे, x से, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो x किसके बराबर होगा यहाँ पे, x होगा y प्लस 10। अगर हम इस क्वेश्चन को अब ऐसे सोल्व करेंगे ना, यहाँ पे नीचे एलसीएम वगैरह लेके, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए ना, जो हमसे पूछा गया कि y की स्पीड क्या होगी, y की स्पीड क्या होगी, तो ये y की स्पीड दे रखी है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 36 लेंगे हम, यहाँ पे 36 लेंगे, 36 को 1200 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 36 से 1200 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, करके देखेंगे। यहाँ पे 1200 डिवाइड बाई 36, 4 पे कटेगा 9, 4 पे 3, यहाँ पे कट रहा है, आगे नहीं कट रहा है, तो मतलब कि डेसिमल में आगे नहीं कट रहा, तो दशमलव में आएगा ना आंसर। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी x की, अगर y36 है तो x की स्पीड उससे 10 ज़्यादा, यानी कि 46, 200 को 46 से करेंगे फिर, तो ये भी पूरा नहीं कटेगा, ये भी पूरा नहीं कटेगा, ये भी क्या आएगा, डेसिमल्स में। लेकिन हमारा आंसर तो होल नंबर है, पूरा नंबर है, 6 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन से तो नहीं आ रहा। बी से चेक करेंगे, अगर y को 40 लिया, y को अगर हम एक बार 40 ले लें, 0 से 0, 4 से यहाँ पे 3, यानी कि 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। अगर y 40 था तो x उससे 10 ज़्यादा, कितना हो जाएगा, 50, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 0 से 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पे 1200 था ना, सॉरी, दोनों डिस्टेंस सेम थे ना। 0 से 0, 5 से 120 कटेगा, कितना आ जाएगा भाई, 24, कितना आ जाएगा, 24। और जब 30 से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6। यानी कि ये जो मान है y की स्पीड का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। एक और ऑप्शन अगर हम चेक करके देखना चाहें अब तो करके देख सकते हैं, जो कि 50 है, मान लो 50 यहाँ पे रखेंगे, 50 को 1200 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। अगर y की स्पीड 50 ली है तो x उससे 10 ज़्यादा, यानी कि 60 लेनी पड़ेगी, तो 60 को जब 1200 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, यहाँ पे कितने पे कट जाएगा, 20 पे, यहाँ पे 20 रखेंगे, तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 4। लेकिन हमें कितना दिया गया है, टाइम डिफरेंस 6 का, तो ये भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और ये भी नहीं करेगा क्योंकि हमारा आंसर आ ही चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया ना आपको ये क्वेश्चन? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि इस टाइप का जो ये क्वेश्चन था, ट्रेन वाला क्वेश्चन था, या कोई भी आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगली क्लास में उसको वापस से इंक्लूड करके या फिर उसके जैसा ही कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 225 किलोमीटर। यानी कि दो प्लेसेस है हमारे पास, दो स्थान हैं, एक ए है एक बी है, उनके बीच की दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर। कितनी है, 225। अ कार ट्रैवल 25% फास्टर देन अ बस। भैया कार और बस दे रखी हैं, कार की स्पीड 25% ज़्यादा है, 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। जैसे 100 में हम लिखते हैं ना, परसेंटेज में हम सवाल करते हैं कि 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब 100 पे 20 बढ़ा दिया, यानी कि 100 पे 120। उसी प्रकार से 25% पे बढ़ाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू रहती है 1/4, यानी 4 पे 1 बढ़ाएंगे, 4 पे 1, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 5, यानी कि जोन सी ज़्यादा है वो कितनी हो जाएगी, 5, और जोन सी कम है 4। कार और बस, कार की ज़्यादा थी ना, कार ट्रेवल फास्टर, हाँ, तो कार की ज़्यादा थी, तो यहाँ पे हम 5v सी की स्पीड मान लेते हैं और 4v बस की, 5v कार की। आगे क्या बोला है, बोथ कार एंड बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए, दोनों ए पॉइंट से चलती हैं। आगे एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, यानी समय सेम है, दिन भी वही है, एंड रीच बी एट द सेम टाइम, और बी पे भी जब ये दोनों यहाँ पे आएंगे ना तो सेम ही टाइम पे पहुँचेंगे। आगे ऑन द वे द कार लॉस्ट 45 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट अ सर्टेन प्लेस, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बस। यानी कि रास्ते में कार 45 मिनट के लिए कहीं पे रुक जाती है, तो हमें स्पीड बतानी है किसकी, बस की। यहाँ पे भी टाइम डिफरेंस वाला ही क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ने डिस्टेंस सेम कवर किया,
जो कि हमारा कितना था, ए से बी तक गए दोनों, इसने भी कितना कवर किया 225, कार ने भी और बस ने भी। तो निकाल लेते हैं भाई, 225 डिस्टेंस कवर किया, टाइम डिफरेंस दे रखा है तो हम टाइम ही निकालेंगे। डिस्टेंस यानी कि दूरी बटा स्पीड, स्पीड कितनी थी बस की 4v, दोनों ने, हाँ टाइम डिफरेंस है। अच्छा, मैं एक और कॉन्सेप्ट इसका हम मुझे समझाना है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा रहता है कि कोई मान लो दो कार हैं, ठीक है, एक ए है एक बी है, लेट्स सपोज बी इज हियर। तो ए कार सुबह के 7 बजे चलती है, बी भी सुबह के 7 बजे चलती है। बी यहाँ से चली, भाई ऐसे आई, टेढ़ा नुमा रास्ता है, ये यहाँ से चला, यहाँ पे आया, और यहाँ पे दोनों आके मिल गए। ए यहाँ से 7 बजे चला, बी भी वहाँ से 7 बजे चला, यहाँ पे मान लो ये मिले 1 बजे, ठीक है, दोपहर के 1 बजे। तो कितना टाइम ए ने, मान लो ये पॉइंट सी है, ए ने सी तक पहुंचने में लगाया, और कितना टाइम बी ने सी तक पहुंचने में लगाया, बताओ भाई कितना लगाया। 7 से 1 बजे तक कितना लगाया, 5 और 1 6, 6 घंटे तो किसको लगे, ए को, और बी को भी कितने लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब है कि जब भी दो कार, दो ट्रेन या कोई भी चीज़ जब सेम समय पर सेम टाइम से चलती हैं और वो भविष्य में कहीं भी जाके मिलती हैं, तो उनका ट्रैवलिंग टाइम यानी कि जिस टाइम से वो यात्रा कर रही हैं वो टाइम क्या होगा, बराबर होगा, वो टाइम क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें भी तो वही कंसेप्ट लग रहा है ना कि ए उसी समय पर चली, सेम टाइम सेम डे, सेम टाइम सेम डे, यानी कि सेम टाइम और सेम डे, और वहाँ पे पहुँचती भी क्या है, सेम टाइम पर, पहुँचती भी क्या है, सेम टाइम पर। तो इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है उसके ट्रैवलिंग टाइम के बराबर होगा, यानी कि कार का ट्रैवलिंग टाइम बी के ट्रैवलिंग टाइम के यानी बस के ट्रैवलिंग टाइम के बराबर होगा। तो 225 इसने भी कवर किया भाई। कार ने किस स्पीड से कवर किया, 5v से, लेकिन इसको 45 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे, दे रखा ना क्वेश्चन में ये रहा, क्योंकि इसने एक स्टॉप ले लिया था वहाँ पे, 45 मिनट एक्स्ट्रा लगे। इसको घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60, फिर इसको इस तरफ ले आएंगे कितना हो जाएगा, 225 डिवाइड बाय 4v माइनस 225 डिवाइड बाय 5v बराबर, काट लेंगे ना यहीं पे, 15 तिये 45, 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। और कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है ये, 3 सत्ता 21, एक रह गया, 3 पंजे 15, यहाँ पे कट रहा है 3 सत्ता 21, एक रह गया, 3 पंजे 15, 5 से ये भी कट रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 15, कितना हो जाएगा 15। तो अगर हम इसको लिखेंगे अब, यहाँ पे कितना रह गया 75/4v, यहाँ पे कितना रह गया 15, नीचे कितना रह गया v, यहाँ पे कितना रह गया 1/4, कितना रह गया 1/4। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे आगे जाके कितना हो जाएगा 4v, 4v एलसीएम में हो गया, 4v से 4v कैंसिल आउट, ऊपर कितना आ जाएगा 75 एज इट इज, माइनस v से v का एलसीएम लेंगे, v से v तो कट जाएगा, 4 रह जाएगा, 4 से 15 ही गुना करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 60, कितना आ जाएगा 60, और आगे कितना था 1/4, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, v की जो v का मान है वो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 से 60 गए 15, कितना 15। और हमसे पूछा क्या गया था, स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड हमने क्या मानी थी भाई, ये रहा बस, बस की स्पीड हमने मानी थी 4v, और v की वैल्यू, v का मान कितना आया है 15, तो यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारी बस की स्पीड आ जाएगी जो कि रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आया क्वेश्चन समझ आपको। देखिए थोड़ी सी आज मैं ना लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ जिन क्वेश्चनों से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। अगला क्वेश्चन है,
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 16,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा भाई 16,000 पर 3 सालों के लिए 5% के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसका मैं थोड़ा सा बेसिक ना आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो इस कॉन्सेप्ट में, वरना हम चैप्टर वाइज क्लासेस में तो करेंगे ही। इसका फॉर्मूला रहता हमारा, अगर हम अमाउंट निकालें यानी कि मिश्र धन निकालें, तो P1 प्लस R/100 ऊपर n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए इंटरेस्ट लगा। P हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ये हमारा क्या है? अमाउंट का फॉर्मूला है मिश्र धन का। तो इसमें से P यानी कि मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? इंटरेस्ट बचेगा। क्या बचेगा? इंटरेस्ट बचेगा। तो कितनी अमाउंट पे कितने प्रिंसिपल पे निकालना है? 16,000 पे। देखिए जो इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है ना, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है। आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखी है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे कि 12.5, 33.33% ये यूज़ होती है ना बहुत, तो उसकी वैल्यू परसेंटेज आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, कंपाउंड हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए आपको परसेंटेज की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 16,000 है, ये कह रहा है कि 5% इंटरेस्ट लगा हर साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगना। तो पहले साल लगा कितना? 5% का। 5% इंटरेस्ट लगाया तो हमने कितना हो गया ये? 105। 100 पे 5% लगाया 105, जैसे 20% को बढ़ा के लिखते हैं ना, 100 पे 20 120, तो 100 पे 5 105, 100 गुणा, फिर एक साल के लिए यही लगा, यानी कि अब इतना था इंटरेस्ट पे, फिर दोबारा से इंटरेस्ट, फिर यहाँ से दोबारा से, ये 3 सालों के लिए लगा। ये हमारी क्या निकल के आएगी? ये हमारी अमाउंट निकल के आएगी। जैसे कि अगर इसमें इसको फॉर्मूला के थ्रू भी आपको करके दिखाऊं तो ऐसा रहेगा ना, P की जगह हम कितना रखेंगे? 16,000 रखेंगे। यहाँ पे 1, R की जगह हम कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। नीचे 100, ऊपर n कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए था। यही था ना, 100 से 1 को करेंगे, गुणा करेंगे, 100 एकम 100, और 100 में 5 जोड़ेंगे, कितना? 105 बटे में 100 ऊपर 3, n की जगह कितना था? 3 था। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16,000। तो इसको खोल के लिखेंगे 3 बार, तो वही तो यहाँ पे लिख रखा है ना, वही तो यहीं पे लिख रखा है। तो इसको काटेंगे भाई, देखो 5 पे कट रहा है ये, 21 पंजा 105, 20 पंजा 100, ये भी उसी तरह होगा फिर, 21 पंजा 105, 20 पंजा 100, 20 पंजा 100, ठीक है। 3 जीरो यहाँ पे नीचे और 3 जीरो ऊपर है, तो कट जाएंगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 बना, 8 से 16 कटा कितने पे? 2 पे। अगर यहाँ पे देखोगे 21 की क्यूब है, यानी 21 का स्क्वायर कर लेंगे पहले। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, यानी कि 441, और 21 की इससे गुना करेंगे वो कितना हो जाएगा? 42, यानी 441 की गुना कर देंगे 42 से। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मल्टीप्लीकेशन में 4 एकम 4, चौक चौक 16, चौक चौक 16 और 1 17, यहाँ पे 2, 8 और 4 12, 8 4 14 और 1 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,522। लेकिन ये हमारा क्या आया है? ये फॉर्मूला यहाँ तक किसका था? मिश्र धन का था। लेकिन हमको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज। तो इसमें से हमें प्रिंसिपल को और घटाना पड़ेगा, यानी इस अमाउंट में से 18,522 में से इसको प्रिंसिपल को और घटाना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना था? मूलधन 16,000, इसको और घटा देंगे भाई। 2 में से 0 गया 2, फिर 2 5, एज इट इज 18 में से 16 गए, तो यानी कि कितना ब्याज आया? 2522 रुपये। कितना आया? 2522 रुपये, जो कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मिश्रण पर। इसमें दिया गया कि सॉल्यूशन ए एंड बी कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3, यानी कि 2
हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, दो मिश्रण हैं, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, दोनों में एसिड और वाटर है। क्या है? एसिड और वाटर। किस किस अनुपात में है? ए में है ये 1:2, बी में है ये 2:3 रिस्पेक्टिवली। इन what ratio should A and B mixed so that the resulting solution contain acid and water in the ratio of 13:22? यानी कि ये दोनों जो मिश्रण हैं इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो लास्ट में सॉल्यूशन रिजल्ट जो निकलेगा वो 13:22 में रहे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो होता है ट्रेडिशनल वे, जो हम ट्रेडिशनल वे करते हैं बहुत लंबा चला जाता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसमें क्या रहेगा, हमारे पास दो सॉल्यूशन है ना, ए और बी का, जहाँ पे अनुपात 1:2 और 2:3 का दे रखा है, 1:2 और 2 और 3 का। यहाँ पे एसिड था, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे भी एसिड और यहाँ पे वाटर। पूछ रखा था भाई किस रेशियो में इनको मिलाएं। तो मिलाने के लिए वहाँ पे रेशियो दे रखा था कि एसिड और वाटर का क्या दे रखा था, 13 और 22। क्या दे रखा था, 13 और 22। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों की एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं, फिर एसिड को जोड़ते हैं। एसिड को जोड़ेंगे भाई 1/3, यहाँ पे एक्स रेशियो होता है, यहाँ पे वाई रेशियो होता है, मतलब वाई वेरिएबल होता है। फिर यहाँ पे x/3 करा, यहाँ पे एसिड, यहाँ से फिर एसिड जुड़ेगा, यानी कि 2 और 3 5, 5 में से यहाँ पे कितना 2y बटे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर हम इसको जोड़ेंगे वाटर को, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर, फिर यहाँ पे वेरिएबल्स बहुत सारे आ जाते हैं और फिर एलसीएम आएगा, फिर उनका एलसीएम लेना, तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन इससे अगर हम करेंगे एक शॉर्ट मेथड से, इसमें क्या करेंगे हम, इसका एक टोटल पार्ट मान लिया हमने, 2 और 1 3 है ना, तो यहाँ पे 3k मान लिया, ए के वेरिएबल से काम चला लेंगे हम इस मेथड से, ए की वेरिएबल से काम चला लेंगे। यहाँ पे कितने पार्ट है, 3, तो टोटल इसको हम 3 के ही मान लेते हैं भाई। ए की कैपेसिटी कितनी है, ए जो अपने अंदर सॉल्यूशन रख सकता है वो 3 के ही रख सकता है बस, और ये कितना रख सकता है 5, कितना रख सकता है 5। तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं 3, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी है 3k। तो 3k को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे k, यहाँ पे एक पार्ट है तो एक पार्ट की वैल्यू तो k है, यहाँ पे 2 पार्ट, इसी तरीके से इसको निकालेंगे, टोटल 5 पार्ट है, रेशियो को भी 5 है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू 1, तो 2 की 2। तो यहाँ पे एसिड और एसिड को जोड़ लिया, एसिड और एसिड, वाटर और वाटर को। इसी प्रकार से एक की क्या थी, हम एक पार्ट की 1k, एक पार्ट की k, तो 2 पार्ट की 2k, प्लस पे यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू 1 थी तो 3 की 3, और लास्ट में रेशियो क्या दे रखा था कि भाई 13 और 22 का होना चाहिए। कितने का, 13 और 22 का। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 22k प्लस 44, 22 की और 2 की गुना, 13 दूनी 26k, और यहाँ पे 13 तिया 39। 22 के वहाँ पे चले जाके माइनस का हो जाएगा, कितना रह जाएगा 22 से 26, 4k, कितना 4k, और ये वहाँ पे जाके माइनस में हुआ, ये यहाँ पे आ जाएगा तो कितना रह जाएगा 5, यानी कि हमारी k की वैल्यू कितनी आई है 5, ये 4 वहाँ पे चला जाएगा तो 5/4, कितनी वैल्यू आई है 5/4। k की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जो रेशियो माना था ना हमने, किस रेशियो में ये टोटल वैल्यू माननी थी, तो 3k है, k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 5/4, रेशियो यहाँ पे कितना था 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 4 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3:4। तो इसका आंसर क्या रहेगा 3:4, यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन आया आपको समझ? दो मेथड डिस्कस किए थे, एक तो ट्रेडिशनल वाला जो ये था, जो आगे जाके बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वेरिएबल्स के साथ, यहाँ पे एक्स वाई या नीचे भी एक्स वाई रहेगा, फिर हम उसका एलसीएम लेंगे, फिर वेरिएबल्स निकलेंगे, फिर वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेगी, फिर वहाँ पे आगे जाके पुट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ से हमने किया, एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, यानी 2 लाइन में हमारा काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी कि क्रमिक छूट। क्या देता है? क्रमिक छूट। 20% की, 10% की और 5% की। एक कस्टमर खरीदता है उस आर्टिकल को 342 रुपये पे, तो अंकित मूल्य बताना कि कितना था। इसमें बोला है भाई, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो क्रमिक छूट देता है 3, यानी कि पहली 20% की, दूसरी 10% की और तीसरी 5% की। इन तीनों छूट देने के बाद, इन तीनों छूट देने के बाद जब वो ग्राहक को वो चीज़ बेचता है, तो वो ग्राहक को कितने रुपए की पड़ती है? 342 रुपये की। कितने की पड़ती है? 342 रुपये की। तो बताना है कि भाई अंकित मूल्य क्या रहा होगा जिस पर 3 क्रमिक छूट देने पर, यानी कि 20% की, 10% की और 5% की क्रमिक छूट देने पर उसका जो रेट है, उसका जो सेलिंग प्राइस है, या फिर कस्टमर की तरफ से बोले तो कॉस्ट प्राइस है, वो 342 रुपये हो जाएगा। तो देखेंगे क्या रहेगा। हम मान लेते हैं कि भाई उसका जो कॉस्ट मार्क अंकित मूल्य था, मार्क्ड प्राइस था, वो एक्स था। 20% की छूट दी, 20% की वैल्यू 1/5, 1/5। देखो आपको दिख रहा होगा ना कि हर एक क्वेश्चन में, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, सिंपल इंटरेस्ट का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। 1/5 में वो डिस्काउंट दिया ना, तो 5 पे 1 की छूट दे दी, तो रह गया कितना? 4/5। इसी प्रकार से क्रमिक छूट है ना, इस पे फिर लगेगी, क्रमिक छूट इस पे फिर लगेगी 10%। 10% कितना होता है? 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट, तो कितना रह गया? 9/10। कितना रह गया भाई? 9/10। आगे कितना है? 5%। कितने की छूट है? 5% की। 5% की छूट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 100 पे 5% की छूट, यानी कि 100 पे 5 करेंगे तो 95/100 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 95/100। इसको 5 पे काटेंगे तो 19, इस पे यहाँ को काटेंगे 5 पे 100 को तो 20। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19/20। और बेचा कितने में? सारी छूट दे के 342 रुपये में। काटा पीटी शुरू करेंगे, फिर यही काम रह जाता है ना भी, एक लॉजिकली वैल्यू को पुट करके फिर तो काटा पीटी करनी है, कैलकुलेशन ही करनी है। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 20 गया 5 बार, 2 और 4 6 और 3 9, 9 पे कट रहा है, 9 तिया 27, रह गया 7, 9 8 72, 19 से 38 गया 2 पर। कितने पर? 2 पर। यहाँ पे गुणा करेंगे, पंजो पंजी 25, 25 की और 10 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 250। 250 यहाँ पे डिवाइड पे है, नीचे डिवाइड में है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं दूसरा स्टेप बताऊँ आपको, वैसे तो आप इसी स्टेप में कर सकते हो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, फिर भी दूसरा स्टेप लिख देता हूँ भाई। नीचे 250 रह गया था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ से भाग से वहाँ पे गुणा में चला जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा? 500। एक्स हमने क्या माना था? अंकित मूल्य। एक्स हमने क्या माना था? अंकित मूल्य। कि अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट देने के बाद वो दुकानदार 342 पर अपनी चीज़ को बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 500। कितना होगा? 500, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैंने आपको बोल दिया कि कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालें। अगला क्वेश्चन है, 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इक्वल 30% ऑफ देयर सम, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर्स। यानी कि किन्हीं दो नंबरों का अंतर, किन्हीं दो नंबरों का अंतर ले लिया, उसका 50%, यानी उसका आधा, दो नंबरों का अंतर लेके उसका आधा बराबर है उन्हीं नंबरों के जोड़ के 30% के बराबर। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। ठीक है भाई, मान लो हमारे पास दो नंबर है, एक ए है और एक बी है, तो इनका डिफरेंस, इनका अंतर, अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ए माइनस बी। इसका कितना? 50%। कितना? 50%। और इनका सम, इनका जोड़, तो ए प्लस बी, इसका 30%। ये बराबर रहेंगे, यही बोला क्वेश्चन ने, और इनका रेशियो पूछा है। देखो प्रतिशत यहाँ पे भी है, यहाँ से प्रतिशत कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5A।
5 से b की गुना करेंगे तो -5b। यहाँ पे 3 से a की गुना करेंगे 3a। यहाँ पे कितना करेंगे 3 से b का तो 3b। यहाँ पे 5a है और यहाँ पे 3 है, ये 3a यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 2a। यहाँ पे माइनस का है 5b तो वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8b। 2 से 8 को काटेंगे 4, यानी कि a b इस तरफ आ जाएगा, ऊपर 4 है, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 4:1। a और b का रेशियो कितना आया भाई 4:1, जो ऑप्शंस में हमें सी दिख रहा है, ऑप्शंस में हमें सी दिख रहा है। तो ये रहेगा इसका आंसर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द टू नंबर इज 33 एंड देयर डिफरेंस इज 7, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। यानी कि किन्हीं दो नंबरों का योग 33 है और उनका अंतर 7 है। जो नंबर निकालने के बाद उनके स्क्वायर्स का यानी उनके वर्ग का सम हमें करना है। उनका वर्ग का सम ये ऑप्शन में दे रखे हैं, इनमें से सिलेक्ट करना है कि क्या रहेगा। तो दो नंबर्स वही ए बी मान लेते हैं, उनका सम यानी कि a + b इज 33, उनका अंतर a - b यानी कि 7। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखो प्लस प्लस करेंगे, ये प्लस का या माइनस का ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे कितना रह जाएगा a के और a के कितना 2a। यहाँ पे 33 में 7 जोड़ेंगे कितना 40, 2 से कितना कट जाएगा 20 पर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20, a की वैल्यू 20। अब क्वेश्चन में दिया था कि दो संख्याओं का जोड़ 33 है, तो एक 20 है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 13। 20 में 13 जोड़ने पर ही 33 आएगा ना। फिर बोला कि उनका स्क्वायर का जोड़ बताएं, उनके वर्ग का जोड़ बताएं। 20 का वर्ग कितना होगा 400, 13 का वर्ग कितना होगा 169। दोनों को जोड़ देंगे, 400 में 100 जोड़ेंगे 500 और 69 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 569। आंसर क्या हो गया भाई 569। ये तो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ कंसेप्चुअल ऐसा था नहीं डिस्कस करने को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टाउन हैज़ 40% मैन 35% women in its populations. Of all the children in the town 40% are girls. If the total number of girls is 1200, what is the total populations? यानी कि एक कस्बा है, एक शहर है, उसमें 40% आदमी है, 35% महिलाएं हैं, तो बाकी बचे कितने, कुछ क्या रह गए बच्चे रह गए, क्योंकि बच्चे हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। उन बच्चों में से कह रहा है कि 40% लड़कियां हैं और फिर जो बचे हुए 60% क्या रह गए लड़के रह गए। और उन जो 40% लड़कियां थी बच्चों में, उनकी वैल्यू दी गई है, उनका मान दिया गया है 1200। तो हमें टोटल पॉपुलेशन पूरी जनसंख्या बतानी है टाउन की कितनी रही होगी। तो देख लेते हैं भाई, कोई भी टाउन रहा होगा उसमें कह रहा है कि 40% तो मैन है, 35% है ना 35% वो वुमेन है, और बच गया कितना 40 और 35 75, यानी कि 25 बच गया, वो चाइल्ड है। इनका रेशियो निकाले तो रेशियो में इजीली हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 5 से कटेंगे, 5 अट्ठा 40, 5 सत्ता 35, 5 5 25, यानी 8 7 5 के रेशियो में मैन वुमेन चाइल्ड है उस टाउन में। अब कह रहा है कि 5 का 40%, 40% कितना होता है, फिर आ गया ना परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी 5 का 2/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना रह जाएगा 2। अगर 5 में से 2 लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने रह जाएंगे, 5 में से 2 गर्ल्स तो बॉयज़ 3, बॉयज़ कितने रह जाएंगे 3। इस दो पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1200। वही है ना कि 40% गर्ल्स थी और गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना है 1200, तो कितना है 1200, यानी दो पार्ट की वैल्यू 1200, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई 600। पूरे शहर की पॉपुलेशन पूछी है, तो शहर का टोटल कितना है 8 7 15 और 5 20, 8 और 7 15 और 5 20, तो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। एक पार्ट की वैल्यू अगर 600 है तो 20 पार्ट की वैल्यू 20 गुणा 600, 6 की 2 से गुणा यानी 12, 3 0 ऐसे के ऐसे, कितना रह जाएगा 12,000। कितना आंसर हो जाएगा भाई, पूरे टाउन में कितनी जनसंख्या है, आदमी औरत और बच्चों की कितनी 12,000। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बड़ा बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें को बताया जा रहा है आपको,
फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। ये फिर आपका एक उसका टाइम एंड वर्क का लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हम पिछली 2 क्लासेज में कर चुके हैं। मैंने सोचा कि इस क्लास में थोड़ा सा लेवल अप करके लाया जाए, ताकि आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो बढ़िया हो। इसमें बोला है कि ए 4/5 ऑफ वर्क 20 दिनों में करता है, यानी कि 4/5 जो है किसी काम का वो 20 दिनों में करता है। ए 4/5 किसी काम का 20 दिनों में करता है। ठीक है, फिर आगे ही देन कॉल्स बी इन and they together finish the remaining work in 3 days. How long B alone would take to do the whole work? यानी कि इतना काम करके वो B को भी अपने साथ मिला लेता है जो बचा हुआ काम करने के लिए। तो फिर पूछा कि कितने दिन लगेंगे उनको काम को पूरा खत्म करने में। तो फिर A ने अपने साथ किसको लगा लिया? B को। वो कितने दिनों में काम कर रहे हैं बचा हुआ? 3 दिनों में। देखिए जो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि 4/5 किसी काम का, यानी कि x काम का 4/5 वो कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिनों में। 5 को उस तरफ लेके जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, 4 से 5 कटा, 5 से 5 की गुना 25। तो ये ऐसे सोल्व किया जाता है। ये आपका मन मन में हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। जैसे कि 4/5, 4 काम 20 में तो 5 काम 25 में, ऐसे आप कर सकते हो। तो पूरा काम कितने में कर देगा? ए पूरा काम करेगा 25 दिनों में। रिमेनिंग काम यानी 4/5 हो गया, कितना रह गया? 1/5। 1/5 ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में कर रहे हैं ना। इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे आप। तो पूरा एक काम कितने दिनों में करेंगे? 5 दिए 15। कितने में करेंगे? 15 में। तो ये इनका टाइम आ गया भाई, कितने कितने दिनों में ये काम करते हैं। इनका एलसीएम यानी टोटल वर्क मान लेंगे कितना? 75। यहाँ पे इनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी निकल आएगी 25 दिया 75 टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। 75 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। ये इनकी टोटल एफिशिएंसी है। अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है तो बी की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितनी हुई? 2। 3 और 2 जुड़ के ही तो क्या हुआ? 5। फिर क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क, यानी बी अकेला अगर उस काम को करे तो वो कितना टाइम लगाएगा। तो बी की अकेले की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है? क्षमता कितनी है? 2। टोटल काम कितना है? 75। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 37.5। 37 दूनी 74 और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। कितना आया? 37.5। ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आया क्वेश्चन समझ? मुझे लगता है टाइम एंड वर्क का मैंने आपको बड़े अच्छे से पिछली क्लास में बेसिक भी बताया था कि एलसीएम क्यों लेते हैं और क्षमता कैसे निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिएगा। यहाँ पे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का भी बेसिक मैंने इसी क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है। ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड देयर कैपिटल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4। यानी कि ए बी सी किसी व्यवसाय करते हैं तीनों मिलकर। ये अपना अमाउंट या कैपिटल रखता है 1/2 के रेशियो में, बी 1/3, सी 1/4। पहले तो ये अमाउंट इनकी फ्रैक्शंस में दी हुई है ना, इसको पूरे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे का जो एलसीएम है ना, एक ऐसे नंबर से गुना कर देंगे जो तीनों से कटता हो। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना रहेगा इनका? 12। तो 12 से इससे गुना करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 छिक्के 12। 12 से इसको गुना करेंगे कितना? 3 चौके 12। 12 से इसको भी करेंगे 4 तिये 12। तो 6:4:3 में आ गया। कितने में आ गया? 6:4:3 में। फिर कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ्स ए विदड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, यानी 2 महीने के बाद। 2 महीने तो इसमें ए ने लगाए 6 के अमाउंट से हर मंथ 6 रेशियो में। फिर इसने क्या किया? विदड्रॉ कर लिया कितना? हाफ, यानी कि जो कैपिटल ये लगा रहा था उसका आधा उसने विदड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। 6 का आधा कितना रहेगा भाई? 3 रहेगा। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल में 12 महीने। 2 महीने तो इसने 6 करके लगाए, बचे हुए 10 महीने वो क्या लगाएगा? 3 करके, क्योंकि उसने अपना हाफ कैपिटल निकाल लिया था। आगे
एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट कितना 378 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि टोटल जो एक साल में उनका प्रॉफिट निकल के आता है वो 378 निकल के आता है, और जो उनके निवेश करने का अनुपात है उनमें ही प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। तो उसमें फिर बी का प्रॉफिट हमें बताना क्या रहेगा, बी का प्रॉफिट बताना है क्या रहेगा। तो यहाँ पे तीनों ने शुरुआत की थी, बी भी पूरे 12 महीने रहेगा और सी भी पूरे 12 महीने रहेगा। काट लेते हैं यहाँ पे, रेशो में है ना क्योंकि कट जाएंगे। 2 से यहाँ पे 6 पे, यहाँ पे 6 पे, और 2 से यहाँ पे 5 पे। पूरा काटना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और यहाँ पे क्योंकि प्लस का निशान है तो यहाँ से भी काटना पड़ेगा अलग से। फिर और कुछ कट रहा है, 6 से 6 कट रहे हैं, ये 3 से कट रहा है, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना बच गया, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, प्लस का निशान है ना बीच में, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 2 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 तिया 6, 7 8 6 के रेशियो में। टोटल पार्ट्स हम जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 7 और 8 15, 15 और 6 21। तो यहाँ पे जो टोटल 378 हमारी वैल्यू आई है उसको 21 से डिवाइड कर दें, क्योंकि रेशियो में हमारा पार्ट्स कितने निकले हैं, टोटल 21 निकले हैं। तो 378 को 21 से डिवाइड करने पर 21 से 1 पे करेंगे कितना रह जाएगा, 21 और 6 27 और 10 17 रह जाएगा, 16 रह जाएगा सॉरी। तो 16 168, तो 168 21 पे कितना घटता है 8 बार, यानी कि आंसर कितना आया 18 आया। यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई 18 आई। पूछा क्या है बी का शेयर, बी के पास कितने पार्ट हैं टोटल 8, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई 18। तो 18 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 18 है एक पार्ट की वैल्यू और 8 पार्ट टोटल है बी के पास, तो कितना हो जाएगा टोटल 144। कितना हो जाएगा 144। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 735 की राशि है, अमाउंट हमारे पास 735 रुपये, वो 3% में बांट दी गई ए बी सी में। अगर हर किसी को 25 रुपये कम मिलते हैं, यानी ए को भी 25 रुपये कम, बी को भी, सी को भी, तो उनका जो शेयर्स रह जाता है ना वो कितने रेशियो में रह जाता है 1 3 और 2 के रेशियो में। द मनी रिसीव्ड बाय सी वॉज, तो सी को कितना पैसा मिला था, तो टोटल कितना पैसा था 735। यहाँ पे ए और ए बी सी में बांटा गया है। पहले जैसे बांटा था, उस ए को 25 कम दिए, उससे बी को भी 25 कम दिए और सी को भी 25 कम दिए, यानी टोटल कितना कम कर दिया टोटल अमाउंट से 25 25 और 25, यानी कि 75 कम कर दिया। तो 735 से 75 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से 5 0, 13 से 7 6, और यहाँ पे 660। इसने बोला ना कि जो 25 कम करने के बाद उनका रेशियो 1 3 2 में रह जाता है, कितने में 1 3 और 2 में रह जाता है, यानी कि ए का 1 पार्ट, बी का 3 और सी का 2। इस रेशियो में बांट दिया 660 रुपये। तो देख लेंगे 2 3 5 और 1 6, जब 660 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 110। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। पूछा गया है सी को कितना पैसा मिला था, सी के पास कितने पार्ट हैं 2, एक पार्ट 110 तो 2 पार्ट 220। ये तो 25 रुपये घटाने के बाद आया है, तो ओरिजिनली कितने पैसे मिले थे 25 और जोड़ देंगे इसमें, कितना आ जाएगा 5, 2 और 2 4 और 2 एज इट इज़। कितने पैसे मिले थे भाई 3 को 245 रुपये, कितने 245 रुपये। डी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट 50 रुपीज़ एंड गेन्स एज मच एज प्रॉफिट एज द लॉस ही इनकर्स व्हेन ही सेल्स इट एट 46। यानी कि ये कह रहा है कि एक सेलर है, अगर वो 50 रुपये में अपनी चीज़ बेचता है तो उसे जितना प्रॉफिट जितना लाभ होता है, अगर वो उसी चीज़ को 46 पे बेचे यानी 46 पे बेचे तो उसको उतना ही नुकसान होगा। समझाता हूँ आपको, अगर वो 50 रुपये पे बेचेगा तो मान लो कि उसे ए रुपये का लाभ हुआ, और जब वो 46 का बेचेगा तो उसे ए रुपये की ही हानि होगी, यानी कि लाभ और हानि उसका बराबर हो जाएगा। ये बता रखा है इसमें।
What would be the selling price if he sells the product at 75%? तो क्या सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या रहेगा अगर वो उसी प्रोडक्ट को 75% के प्रॉफिट पर बेचें? देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, ओरली बनता है, इसका एक तरीका रहता है, इजीली क्वेश्चन देखते ही बन जाता है इसका। जैसे इसका आंसर रहेगा 50 46 96 48 48 का 3 4 84 84 इसका आंसर रहेगा। इतनी जल्दी कैसे निकाला? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट और लॉस बराबर रहता है, उसमें हम सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, यानी बेसिकली उसका एवरेज निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस एक कितना हमारा 50, दूसरा कितना है 46, बटे में कितने करेंगे 2, 50 और 40 96, 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। और जो ये कॉस्ट प्राइस निकल के आया इसका 75% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 75% कितना होता है 3/4, प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 7/4, 4 पे कटा कितना 12 बार, और 12 और 7 की गुना कितनी 84, कितनी हो जाएगी 84 हो जाएगी। आया आपको ये क्वेश्चन समझ? इसी मेथड से करना है इसको, शॉर्ट मेथड से। जब भी किसी चीज़ को किसी एक फिक्स प्राइस पर बेचने से और एक फिक्स प्राइस पर बेचने से प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों बराबर हो तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस यानी पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य को जोड़कर उसका एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज को फिर भी जो आगे जो क्वेश्चन में पूछा है वो ऑपरेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें भी तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया था वो 48 आया था ना, 48। पहला सेलिंग प्राइस क्या था 50 था, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या था 46 था। अगर हम ध्यान से देखें, अगर 50 पे चीज़ बेचेंगे तो 2 रुपये का फ़ायदा होगा, अगर 46 पे बेचेंगे तो 2 रुपये का नुकसान। तो जितना प्रॉफिट 50 पे बेचने से हो रहा है उतना ही लॉस 46 पे बेचने से हो रहा है, यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, और इसीलिए इनका एवरेज निकालने पर 48 हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वॉज 7500 द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट वॉज। मतलब कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में 100% वोटर्स रहते हैं, तो इसमें वोटर्स की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे 7500 दे रखी है, हमें वैल्यू दे ही रखी है कितनी 7500। इसमें यह कहता है कि 20% तो इनवैलिड थे, 20% क्या थे अवैध थे, यानी कि उसको काउंट ही नहीं किया गया, 20% क्या थे इनवैलिड। तो वैलिड कितने रह गए 80%। अब इसने यही बोला कि 55% जो वैलिड वोट थे, यानी कि इस 80% में से एक कैंडिडेट को मिले कितने 55%, दूसरे को कितने मिलेंगे, ये पूरा अगर 100% है तो इसको 55% मिले तो दूसरे को 45, 55 और 45 क्योंकि 100 होता है पूरा। फिर पूछा है कि वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट, यानी कि इसको कितने मिले हैं वो बताना है। तो 7500 का 80%, 80% होता है 20 चौका 4/5, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, और 45% 9 पंजा 45 और 20 पंजा 100। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 5 से यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा 1500, 0 से यहाँ पे 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 75 पर कटेगा, इंटू 4 और इंटू 9, 9 चौका 36, 75 और 36 की गुणा कर देंगे कितना 6 पंजा 30, 3 यहाँ पे कर लेते हैं 75 और 36, 6 पंजा 30, 3 42 और 3 45, 3 पंजे 15, 1 3 सत्ता 21 1 22, कितना आ जाएगा 0 10, 4 2 6 1 7 और 2, कितना आंसर आया 2700, जो कि हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, रजन गोट मैरिड 8 years अगो। ये भाई एज का बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा फंसते हैं। रजन गोट मैरिड 8 years अगो,
हिज प्रेजेंट एज इज 6/5 टाइम हिज एज, यानी कि 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पहले तो हम यहाँ पे ना रजन की एक प्रेजेंट एज मान लेते हैं कि मानो कि यहाँ पे वो वर्तमान आयु में है, यहाँ पे उसकी एज क्या है, एक्स है। इससे 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अगर वर्तमान आयु एक्स है तो 8 साल पहले क्या रहेगी, x-8। आगे इसने बोला जो प्रेजेंट एज है उसकी, यानी कि एक्स जो है वो वो है 6/5 टाइम्स ऑफ हिज एज जब उसकी शादी हुई थी। यानी कि जब प्रेजेंट की जो वर्तमान की आयु है जब उसकी शादी हुई थी उस एज की 6/5 टाइम्स है। कितनी, 6/5 टाइम्स। ये 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। 6 को इससे गुना करेंगे तो 6x माइनस कितना, 48। 6x वहाँ पे जाके ये 5x माइनस में हो जाएगा, x ही बच जाएगा यहाँ पे कितना रह जाएगा, 48। यानी x की वैल्यू कितनी थी, 48। यानी कि जो हमें रजन दिया गया है उसकी वर्तमान आयु तो 48 है, और 48 से अगर 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, शादी किस एज पे हुई थी उसकी, 40 की एज पे। फिर आगे क्या दे रखा है, रजन की बहन उससे 10 साल छोटी थी जब उसकी शादी हुई थी, तो अभी रजन की सिस्टर की एज क्या है। तो जब शादी हुई थी तब उससे कितनी छोटी थी, 10 साल छोटी थी, तो अभी भी तो 10 साल छोटी ही रहेगी ना, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। अभी भी क्या रहेगी, 10 साल छोटी रह जाएगी। यानी कि 48 से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, 38। आपको समझ में आया ना कि पहले 10 साल छोटी थी, अभी भी 10 साल छोटी ही रहेगी। मान लो आप 10 साल के हो, आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, 2 साल छोटा है यानी कि वो 8 साल का है। आप हो गए 50 साल के, आप हो गए 50 साल के, कितने बढ़ गए, 40। तो आपका भाई भी तो 40 एज का बढ़ेगा ना, तो 8 में 40 जोड़ेंगे तो 48। 50 और 48 में डिफरेंस कितना आया, वही 2 साल का रहेगा। एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दिया है मैंने, इसका आंसर था 38, ऑप्शन नंबर सी। क्या था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, यानी वर्ग करने पर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 2030, व्हाट इज द मिडिल नंबर। यानी कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच वाली संख्या हमें बतानी है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्या यही होती है ना, 1 2 3 4 ये। तो इसमें बोला है कि 3 ऐसी संख्याएं लेनी है लगातार वाली, और उनका वर्ग का योग जो है वो 2030 है, तो मिडिल नंबर क्या होगा। एक मान लेते हैं हम एक्स है, एक मान लेते हैं x-1, और एक x+2। इनका स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर का योग यानी वर्ग का योग, ये कितना है, 2030। अब आप सोचोगे कि मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि एक नंबर x ले लूँ, एक x+1 ले लूँ, एक x+2 ले लूँ। देखिए जब अगर हम ऐसे लेते हैं ना तो क्वेश्चन फंसता है, या तो जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है और वहाँ पे जो कांस्टेंट यानी जो फिक्स वैल्यू रहती है, जैसे फिक्स वैल्यू यहाँ पे 2 है 1 है, और वहाँ पे भी कोई फिक्स वैल्यू आएगी, या तो डेसिमल्स में रहेगी या फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। जैसे आप अगर आप यहाँ पे करें, पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जैसे उस मेथड से मैंने लिखा है, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है दोनों में। यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा आइडेंटिटी का, a माइनस बी का होल स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2ab। ये किसका है, a माइनस बी के स्क्वेयर का। और a प्लस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको यहाँ पे खोलेंगे तो a x है, तो x का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, -1 का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस। फिर आगे क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वेयर, फिर 2ab यानी कि 2ab माइनस का 2x। यहाँ पे माइनस है ना, 2 से x की गुणा और फिर -1 की, तो कितना आ जाएगा, -2x। यहाँ पे प्लस x का स्क्वेयर एज इट इज, फिर यहाँ पे x का स्क्वेयर, a का स्क्वेयर यानी कि b का स्क्वेयर यानी 1 का, 2ab यानी कि 2x। इसका जोड़ किसके बराबर है, 2030 की। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 1x स्क्वेयर 2 3, यहाँ पे कितना हो गया, 3x स्क्वेयर।
फिर यहाँ पे 2x प्लस का है, यहाँ पे 2x माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये 2x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्लस का और एक प्लस का तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना था 2030, यहाँ से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2038। और यहाँ पे क्या था 3x स्क्वायर, 3 वहाँ पे जाके डिवाइड में होगा, 3 छिक्के 18, 2 3 सत्ता 21, 3 छिक्के 18, 2 3 सत्ता 21, 28 था यहाँ पे, तो 3 छिक्के 18, 2 3 सत्ता 21 1 और 3 छिक्के 18, कितना आ गया 676। और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, वहाँ पे जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 676, किसका स्क्वायर होता है 26 का, किसका स्क्वायर 26 का। तो x हमारा मिडल ही नंबर था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 26, x की वैल्यू कितनी आई 26। यहाँ से तो आपको बस ये आइडेंटिटी खोलनी है, इस आइडेंटिटी का पता होना चाहिए आपको a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। और जो इससे था, इसका जब आप स्क्वायर करोगे, वर्क करोगे इसकी पूरी वैल्यू का, इसका भी सम कितना था 2030। मैं आपको थोड़ा ही खोल के बता देता हूँ, आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर यानी ए का, बी प्लस 2ab, इसको भी खोल के लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे कितना है 2030, 1 2 और 3x स्क्वायर, यहाँ पे 4x 2x यानी कि 6x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ये और एक ये यानी कि 5, बराबर कितना 2030। ये 5 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो 2025। दिख रहा है ना आपको क्या समस्या आ रही है, कि समस्या ये आ रही है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो रही है ऐसे करने से। फिर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोज निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा सोल्यूशन इसी लाइन से निकलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज पर, कि बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स यानी 40 इनिंग खेली गई, खिलाड़ियों के द्वारा पारियां खेली गई 40, उसमें क्रिकेट प्लेयर का जो एवरेज है वो 50 है, और उसका हाईएस्ट स्कोर यानी कि अब तक का उसका सबसे ज़्यादा जो स्कोर है वो कितना है 172, ज़्यादा उसके सबसे कम स्कोर से। इफ़ दिस 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, इन 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी की 38 यानी कि 38 इनिंग रहेगी उनका एवरेज कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे सिंपल से नंबर दे रखे हैं, ट्रेडिशनल वे से ही आसानी से इसका आंसर मिनटों में सेकंडों में आ जाएगा। कैसे, 40 इनिंग है, एवरेज 50 है, फिर 2 इनिंग्स को निकाल दिया, 38 रह गई, और उनका एवरेज कितना रह गया 48, कितना रह गया 48। और इसने क्वेश्चन में एक चीज़ बताई है हमको कि जो इसका हाईएस्ट स्कोर है, इसका हाईएस्ट स्कोर है, इसके सबसे कम स्कोर से 172 ज़्यादा है, और पूछा गया है कि हाईएस्ट स्कोर क्या है। देखो इनकी इनकी गुना करेंगे, सम कैसे निकलता है ये आपको पता है ना, सम कैसे निकलेगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ द एंटिटीज यानी कि जितनी राशि है उनका जोड़, जितनी राशि है उनका जोड़। राशियों का जोड़, और नीचे राशियों की संख्या। ये रहता फॉर्मूला। अगर हम सम निकालेंगे, जोड़ निकालना है, तो ये राशियों की जो संख्या है, जो नंबर्स है वो एवरेज से गुना हो जाएंगे, तो राशियों का जोड़ निकल आएगा। यही मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है एवरेज दे रखा है, यहाँ पे क्या है ये एवरेज है, और यहाँ पे क्या है संख्या यानी कि नंबर्स है। नंबर और एवरेज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जोड़ आ जाएगा, यानी 4 और 5 की गुणा करेंगे 20, और 2 जीरो ऐसे लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2000। और इसकी मल्टीप्लिकेशन करने का अगर आपको तरीका पता हो, 38 और 48 में डिफरेंस कितने का 10 का, कितने का डिफरेंस है 10 का, तो इसको हाफ कर लेंगे, यानी कि 38 से जब आगे जाएंगे 5 43, और 43 से आगे जाएंगे 5 कितना 48,
43 का स्क्वायर कितना रहता है हमारा, 43 का 18 49 कितना रहता है, 18 और 49। और 5 का जो डिफरेंस था यानी कि 43 से यहाँ पे 5 कम, यहाँ से 5 ज़्यादा, तो 25 यहाँ से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 9 से 5 गए 4, 4 से 2 गए 2, तो कितना रह जाएगा 18 24। कितना रह जाएगा भाई 18 24। कितना आया यहाँ पे 18 24। तो इसको इससे घटा देंगे, जो टोटल जोड़ है इसको जोड़ के, तो उन दोनों का जोड़ निकलाएगा जो हमने निकाले थे। 10 से 4 गया 6, 9 से 2 गया 7, 9 से 8 गया 1, यहाँ पे 1 रह गया, 1 से 1 गई 0, तो 176 आया। अब 176 जो आया उसका जो डिफरेंस है कि जिसमें एक हाईएस्ट भी होगा स्कोर उसका और एक लोवेस्ट भी होगा, क्योंकि दोनों ही निकाले थे, तो हाईएस्ट जो है वो लोवेस्ट से कितना कम है, कितना ज़्यादा है, सॉरी 172। तो 172 को यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना रह जाएगा 4, और जो 4 को दोनों भागों में हाईएस्ट को भी और लोवेस्ट को 2 2 दे देंगे, यानी कि बराबर बराबर हिस्से में बांट देंगे, और 172 इसके पास आ जाएगा वापस, क्योंकि हाईएस्ट का था ये। तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 174 और 2, इनका डिफरेंस देख लो आप। 174 से जब आप 2 जाएंगे तो 172 आएगा, जो कि क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया था कि हाईएस्ट का जो स्कोर है उसका उसके लोवेस्ट स्कोर से 172 ही ज़्यादा है। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो, सिंपल से नंबर है, सीधा इसका कैलकुलेशन किया पूरा का, फिर इसका किया, इससे इसकी माइनस की और डिफरेंस निकाल के इसको इक्वल में बांट दिया, तो हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट में स्कोर पता चल जाएगा कि हाईएस्ट कितना और लोवेस्ट कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी 172। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रण पर। सबसे पहली क्लास में एक मिश्रण का क्वेश्चन कराया था और उस क्लास में मैंने मिश्रण का कॉन्सेप्ट बताया था आपको बड़े अच्छे से। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो कोई यहाँ पे बीकर है, यहाँ पे कोई बीकर है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, मान लो मिल्क और वाटर का है 4 और 5 के रेशियो में। तो यहाँ से कुछ क्वांटिटी यानी कुछ मात्रा हमने बाहर निकाल ली, तो उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा 4:5। और जो रह गया इस क्वांटिटी जाने के बाद, यहाँ पे भी मिश्रण का जो रेशियो कितना, अनुपात कितना 4:5। मान लो यहाँ से कुछ बूंदे नीचे गिर गई, उसमें भी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा 4 और 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिश्रण का। इसी मिश्रण के कॉन्सेप्ट से देखिए हम ये क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में 120 लीटर मिश्रण है मिल्क और वाटर का। मिक्सचर का जो रेशियो है 7 और 5 का है। 30% उस मिक्सचर से निकालने के बाद केवल पानी ऐड किया जाता है, यानी केवल पानी जोड़ा जाता है, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 7 और 8 हो जाता है। तो पानी की मात्रा बताएं कितनी ऐड की थी। क्वेश्चन समझ में आया कि 120 लीटर टोटल क्या है मिश्रण हमारे पास, 120 लीटर का क्या है टोटल मिश्रण है, उसमें कितने अनुपात में है मिल्क और वाटर, 7 और 5 के। ये मिल्क और ये वाटर कितने अनुपात में, 7:5 में। 30% मिक्सचर निकाल दिया, ठीक है सर, 30% निकाला। 30% निकालने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि मिक्सचर में कुछ भी निकालें, इसमें भी मिक्सचर जो 30% निकाला उसमें भी 7:5 रहेगा, निकाल के जो बचा है 70% उसमें भी 7:5 रहेगा। तो यहाँ पे भी रेशियो कितना रहेगा 7 और 5 का, मिल्क और वाटर का। फिर क्या बोला है 7:5 रहता, तो फिर इसमें पानी ऐड कर दिया जाता है, यानी कि वाटर इसमें ऐड कर दिया। हमें नहीं पता कितना किया है, वही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितना किया है, यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद रेशियो कितना बनता है 7 और 8 का। तो यहाँ पे 30% निकाला, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 70%, 30% निकाल लिया। इसका 70% कितना होता है 84। 120 का जब हम 70% निकालेंगे यानी कि 70/100, 1 0 से 1 0 जाएगी, 0 से यहाँ पे 0, 12 और 7 की गुना 84, कितना 84 रह गया। 84 को यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है 12, 12 की वैल्यू 84, 7 पे कटेगा 12 7 84, तो एक पार्ट की वैल्यू 7, 7 की कितनी हो जाएगी 49। ये सबको समझा रखा हूँ मैं कैसे रेशियो में बांटते हैं, टोटल जोड़ के डिवाइड करके फिर एक पार्ट की वैल्यू निकाल कर फिर जितने पार्ट है उससे मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आती है। फिर यहाँ पे 5 था, एक पार्ट की वैल्यू 7 थी, तो 5 की कितनी हो जाएगी 35, यहाँ पे 49, यहाँ पे 35। तो अगर हमारा मिल्क चेंज ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि
ओनली वाटर एडिड, हाँ यहाँ पे ओनली वाटर एडिड, मिल्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो वाटर का रेशियो 7 यहाँ पे था, 7 यहाँ पे था, 7 स्टार्टिंग में था। 7 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है निकालने के बाद 49, तो यहाँ पे भी तो 49 ही रहेगी ना। कैसे आ रही है 49? 7 से 7 की गुना करके। इस रेशियो में अगर 7 से 7 गुना करके 49, तो यहाँ से भी 7 से मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि दोनों रेशियो में है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56। और स्टार्टिंग में कितना था यहाँ पे 30% निकालने के बाद 35 था, 35 से 56 हुआ, इतना पानी ऐड हो गया। तो कितना डिफरेंस है, 6 से 5 गया 1, 5 से 3 गए 2, यानी कि टोटल 21 लीटर पानी हमने ऐड किया। कितना ऐड किया? 21 लीटर पानी ऐड किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन थे वो आपको सभी समझ में आए हैं। जितने भी PYQ है इनका मकसद एक ही है कराने का कि आपको थोड़ा सा एग्जाम का ना आइडियाज हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही इन क्लासेस का क्या है एम है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाए। आशा करता हूँ आपको पूरा इसमें इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए। फिर भी कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।